आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा साहब की, जिनके लिए भारत वाले हम सब लोग यह डिमांड कर रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये है कि विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। इस तरह के कैंपेन चलाना बंद कर दीजिए। कुछ तो बात है जो इन्हें महान बनाती है। आइए बात करते हैं उनके बारे में जो हमको और आपको सीखनी चाहिए। रत्न टाटा साहब से सबसे बड़ी बात जो सीखी जा सकती है वो है बिलीवर बनिए। ड्रीमर बनने से पहले बिलीव रखना शुरू कीजिए खुद पर, खुद की सोच पर और इस बात पर कि आप कमाल कर सकते हैं। हमारा देश जहाँ पर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वो दौर था, फिर अंग्रेज आए, कार हमारे देश में आई, हमें आजादी मिली। उसके बाद हमारे अपने लोगों ने कारें खरीदना शुरू किया, कार में घूमना शुरू किया, लेकिन इस बात से किसी का बिलीव नहीं था कि कार को पूरे तरीके से भारत में बनाया जा सकता है। रतन टाटा साहब ने स्क्रैच से लेकर आखिरी तक, जीरो से लेकर आखिरी तक एक कार बनाने का सपना रखा। भारत में ही उस कार को बनाना चाहते थे, भारत की अपनी कार बनाना चाहते थे। 1998 में भारत की अपनी स्वदेशी कार, इंडियाज फर्स्ट इंडिजन कार टाटा इंडिका इन्होंने लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारा प्यार दिया। भारत की अपनी कार थी, यह एक सपना था जो रतन टाटा साहब ने देश को देने के लिए संजोया था। इस सपने से बस यही सीख मिलती है कि सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कीजिए। एक बार मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, रतन टाटा साहब कार में बैठे हुए थे, रेड लाइट जल रही थी, तभी उन्होंने देखा कि स्कूटर पे पूरा परिवार आता है और फटाफट से एक फ्लाईओवर के नीचे जाकर शरण लेता है। रतन टाटा साहब ने जब उस फैमिली को देखा तो उनको लगा कि क्यों न ऐसी कार बनाई जाए जो कि मिडिल फैमिली के लिए हो। भारत का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी कार अफोर्ड कर सके, टू व्हीलर के बजाय फोर व्हीलर में ज्यादा सेफ महसूस कर सके। एक छोटा सा ख्याल था, वे चाहते थे कि कम से कम पैसे में अच्छी कार बन सके। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू लिया और कहा, रतन टाटा साहब कितने रुपए में इस कार को बनाएंगे? उन्होंने अंदाजे से ही कह दिया, 1 लाख के लगभग मैं सोच रहा हूँ। इंटरव्यू जंगल में आग की तरह फैल गया। लोगों ने कहा, रतन टाटा साहब लखटकिया कार लेकर आ रहे हैं। अब उनके लिए ये एक चैलेंज था कि 1 लाख रुपए में कार बना देना। रतन टाटा साहब नैनो नाम की एक कार आई, बहुत लोगों ने खरीदी थी, हालांकि ज्यादा चल नहीं पाई। रतन टाटा साहब कहते हैं कि जो 1 लाख रुपए का टैग था शायद उसकी मार्केटिंग पर भारी पड़ गया, लेकिन ये जो इनकी छोटी सी कहानी है, ये जिंदगी की सच्ची कहानी है। टाटा नैनो की कहानी ये पता है क्या सिखाती है? सबसे पहली बात तो दुनिया में चाहे जिस ऊंचाई पर पहुंच जाना, इमोशनल बने रहना, इमोशन को अपने अंदर जिंदा रखना, हर उस व्यक्ति को के बारे में सोचना जो कहीं न कहीं परेशान है। दूसरी बात, इस घटना के पीछे भारत में जो सिनेरियो बदला, जो दूसरी कंपनियां थी उनको भी लगा क्यों ना हम भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार लेकर आए, जिसके प्राइजेस बहुत हाई थे, वे अपने प्राइजेस को नीचे लेकर आए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो एंट्री लेवल कार्स होती है वे आने लगी और भारत के लोग उस कार्स को खरीदने लगे। आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह सपना पूरा हो पाया टाटा नैनो कार की कदम की वजह से। हर बार आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, कई बार सक्सेस आपका जवाब लोगों को दे देती है, इसलिए सक्सेसफुल बनिए। 1998 की बात है, रतन टाटा साहब ने टाटा इंडिका लॉन्च की। यह भारत की पहली अपनी स्वदेशी कार थी। जो रिस्पांस वो मार्केट से चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं पाया। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी और इस बात तक नौबत आ गई थी कि उन्हें लगा कि यह कंपनी बेच देते हैं, ये कार वाला बिजनेस किसी और को बेच देते हैं। एक मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड साहब से।
इस मीटिंग में रतन टाटा साहब गए और जब मीटिंग शुरू हुई तो फोर्ड साहब जो विलफोर्ड थे वह रतन टाटा साहब का एक तरह से अपमान करते जा रहे थे। वह कह रहे थे आपको आता नहीं है बिजनेस करना तो कार का बिजनेस आपको करना ही नहीं चाहिए था। आपको कार के बारे में कुछ अता पता नहीं है। आपने इस बिजनेस में कदम क्यों रखा? आज हम आपकी कंपनी खरीद कर एक तरह से आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा साहब को विलफोर्ड की यह बात चुभ गई, एक तरह से घर कर गई। उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी, कुछ भी नहीं बोले, घर चुपचाप चले आए। अपने एम्प्लॉयज से कहा कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और इसे सक्सेसफुल बनाना है। धीरे धीरे समय बदलने लगा और मेहनत रंग लाने लगी। टाटा इंडिका लोगों के घरों तक पहुंचने लगी, कार सक्सेसफुल बनने लगी और फोर्ड कंपनी जो कंपनी थी वो धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। दूसरी तरफ दिवालिया होने की कागार पर आ गई थी। तब टाटा साहब को लगा कि क्यों ना इनकी मदद की जाए, क्यों ना कुछ खरीद लिया जाए। तो एक और मीटिंग फिक्स हुई बॉम्बे हाउस में रतन टाटा साहब और विलफोर्ड साहब की। रतन टाटा साहब ने प्रपोजल रखा कि आपकी जो ये विलफोर्ड कंपनी थी जो ज्वेलर जो कि लैंड रोवर और जगुआर बनाती थी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। डील फिक्स हुई। रतन टाटा साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। विलफोर्ड ने ही ये बात कहा, आज आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर विलफोर्ड को उनका जवाब मिल चुका था। इसलिए कोई कुछ कह रहा है कुछ मत कहिए, शांत रहिए, सक्सेसफुल बनिए। ये जो सफलता होती है ये सफलता बहुत ज्यादा शोर मचाती है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस रिलेशनशिप में ही नहीं रतन टाटा साहब अच्छे थे, रिलेशनशिप में भी वो बहुत अच्छे थे। वह कहते हैं उनकी जिंदगी में उन्हें 4 बार प्यार हुआ था, किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी और वे अपनी जिंदगी में उन रिलेशनशिप का हमेशा सम्मान करते हुए आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक लव स्टोरी जो उनके दिल के बहुत करीब है। अमेरिका जब वो गए थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था और वह लड़की भी उनसे बहुत प्यार करती थी। रतन टाटा साहब भारत वापस आ गए। वह लड़की भी भारत आना चाहती थी, लेकिन उस समय 1962 का इंडो चाइनीज वार छिड़ चुका था। वो जो तनाव वाला माहौल था, इसी वजह से वो लड़की भारत नहीं आ पाई और शादी नहीं हो सकी। बाद में उन्हें मालूम चला कि उस लड़की ने किसी और लड़के से शादी कर ली है। रतन टाटा साहब ने उस लड़की के फैसले का हमेशा सम्मान किया। वह कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, वह बहुत खुश है जहाँ भी है और मुझे अच्छा लगता है। हम लोग आज भी बात करते हैं और हम लोग आज भी दोस्त हैं। जिंदगी में कई लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं रिश्तों में जिनकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। किस तरीके से किसी भी रिश्ते का सम्मान करना है ये आप रतन टाटा साहब के